students, in the previous video we were studying about the different steps of genetic engineering. जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, जिसमें हमने दो स्टेप्स देखे थे. फर्स्ट स्टेप वाज आइसोलेशन ऑफ डिज़ायर्ड जीन. जो भी हमें जीन चाहिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा है, उसको हम आइडेंटिफाई करें और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से उसको सेपरेट करें. उसके लिए हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को देखा था कि किस तरह से उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं और किस तरह से वो हमारी हेल्प करता है. सेकेंड स्टेप जो था वो हमने देखा था क्लोनिंग वेक्टर. क्लोनिंग वेक्टर का मतलब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हम एक वेक्टर में इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उस वेक्टर के फॉर्म में हम लोग क्या लेते हैं, बैक्टीरियोफेज ले सकते हैं, प्लाज्मिड ले सकते हैं, कॉस्मिड ले सकते हैं. अब आज हम उसके आगे के स्टेप्स देखेंगे. तो थर्ड स्टेप जो होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, नेक्स्ट टू क्लोनिंग वेक्टर इज इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन इन द क्लोनिंग वेक्टर. क्लोनिंग वेक्टर हमारे पास आ गया. अब हम जो भी हमारा डिजायर्ड जीन है उसको क्लोनिंग वेक्टर में इंसर्ट करेंगे. तो इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन इन क्लोनिंग वेक्टर. हमने क्लोनिंग वेक्टर के फॉर्म में क्या लिया था, बैक्टीरियोफेज या प्लाज्मिड या कॉस्मिड. और जो डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको सेपरेट करने के लिए हम जिस एंजाइम की हेल्प ले रहे थे दैट वाज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. तो अब इस डिजायर्ड जीन को हम इसमें इंट्रोड्यूस करवाएंगे, क्लोनिंग वेक्टर के अंदर करवाएंगे. तो टू ऐड द डिजायर्ड जीन इन द वेक्टर सम रेस्ट्रिक्शन साइट्स आर प्रोड्यूस्ड. कुछ रेस्ट्रिक्शन साइट्स प्रोड्यूस होती है और उन रेस्ट्रिक्शन साइट्स को बाद में क्लोनिंग वेक्टर के अंदर लाइगेज की हेल्प से इंसर्ट कर दिया जाता है. कुछ एंजाइम्स जो इसमें हेल्प करते हैं वो हो सकते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, then ligase, then methylase, then alkaline phosphatase, then we can also take reverse transcriptase. These are all the names of enzymes. Reverse transcriptase, then terminal transferase. इन सारे एंजाइम्स की हेल्प से हम इंसर्ट करवाएंगे, डिजायर्ड जीन को क्लोनिंग वेक्टर में इंट्रोड्यूस करवाएंगे. देन द नेक्स्ट स्टेप इज multiplication of recombinant DNA in the host cell. Multiplication of recombinant DNA. recombinant DNA का मतलब वो DNA जिसमें हमने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर दिया है, जो कि ट्रांसफॉर्मेंट बन गया है. अब उस recombinant DNA को हम किस में इंट्रोड्यूस करवाएंगे, इन द होस्ट सेल. होस्ट सेल के फॉर्म में हम कोई भी बैक्टीरिया ले सकते हैं और उसके अंदर दो मेथड से हम उसको इंसर्ट करवाते हैं. फर्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा मेथड होता है ट्रांसडक्शन. सबसे पहले हमने क्या किया, हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसको कट किया. कट करने के बाद में हमने उसको क्लोनिंग वेक्टर के डीएनए के साथ में लाइगेट कर दिया. अब यहाँ पर इस क्लोनिंग वेक्टर को हम किस में इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उसकी हेल्प से हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको होस्ट सेल में डालेंगे. तो होस्ट सेल में डालने के लिए हमारे पास में दो मेथड होते हैं. पहला होता है ट्रांसफॉर्मेशन और सेकेंड मेथड होता है ट्रांसडक्शन. तो इस प्रोसेस में ज़्यादातर जो बैक्टीरियल सेल या होस्ट सेल काम में ली जाती है दैट इज ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई. अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लोन्ड जीन. आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लोन्ड जीन ऑन द इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन इन होस्ट. एक बार होस्ट के अंदर हमारा डिजायर्ड जीन जाने के बाद उसके अंदर बहुत सारे अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं बनती है.
तो ये जो अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं इनको रिमूव किया जाता है। उसके लिए पहले हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो होता है हमारा, जो क्लोन होता है, उसको पहचानना पड़ता है। तो टू रिमूव दीज अनडिजायरेबल प्रोडक्ट एंड टू सिलेक्ट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन द होस्ट सेल, कुछ स्पेशल टाइप के जीन्स मिलते हैं और उन जीन्स को बोलते हैं हम मार्कर जीन। क्या बोलेंगे? मार्कर जीन। ये जो मार्कर जीन होते हैं, दे प्रोड्यूस सम स्पेशल फीचर्स इन द ट्रांसफॉर्म्ड सेल। दिस जीन इज एडेड इनटू द वेक्टर डीएनए। जैसे एक एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं कानामाइसिन। इसके अलावा मार्कर जीन के अलावा कुछ ऐसे जीन्स भी होते हैं जो कुछ अलग ही टाइप के सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे जीन को हम बोल सकते हैं रिपोर्टर जीन। क्या बोलेंगे? रिपोर्टर जीन विच अपीयर डिफरेंट फ्रॉम द अदर सेल ड्यू टू अपीयरेंस। तो कुल मिलाकर के क्या हुआ कि जब हमने हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसी भी होस्ट सेल में डाला तो होस्ट सेल में क्या होगा, कुछ चेंजेस प्रोड्यूस होंगे। उन चेंजेस वाली जो सेल है उनको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल से आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें क्या ऐड किया जाता है? मार्कर जीन। ये मार्कर जीन उन ट्रांसफॉर्मेंट डीएनए को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट डीएनए से सेपरेट करने के काम करते हैं इन द होस्ट सेल। सबसे पहले ए का डिजायर्ड जीन लिया हमने, उसको बी वेक्टर के द्वारा हमने सी होस्ट सेल में डाला। तो यहाँ पर इसकी जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल है जिसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उससे सेपरेट करने के लिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? मार्कर जीन या फिर रिपोर्टर जीन। और जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने इसमें क्या लिया है? कानामाइसिन। फिर लास्ट स्टेप जो आता है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग का, दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। एक्सप्रेशन ऑफ डिजायर्ड जीन का मतलब क्या होता है कि जो भी क्लोन जीन हमें मिला है उसको हमने रिसीव करके और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स या एनिमल्स जिसमें भी हमें वो डालना है वो हम अब इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे एस्चेरिचिया कोलाई से प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन को प्रोड्यूस करके और हम प्लांट्स या एनिमल्स जिसमें भी हमको वो इंसर्ट करना है अब हम वो उसमें कर सकते हैं। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स इन विच हेट्रोजीनियस डीएनए इज प्रेजेंट, ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल्स को हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट, जिसमें ये वाला डीएनए इंट्रोड्यूस किया जाता है, ट्रांसजेनिक डीएनए इंट्रोड्यूस किया जाता है, उन्हें ट्रांसजेनिक प्लांट्स या ट्रांसजेनिक एनिमल्स के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से ये डिफरेंट स्टेप्स होते हैं हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग के। सबसे पहले डिजायर्ड जीन को आइडेंटिफाई करना या आइसोलेट करना, उसके बाद में प्रॉपर क्लोनिंग वेक्टर को सिलेक्ट करना, उसके बाद में इंसर्शन ऑफ द डिजायर्ड जीन इन द क्लोनिंग वेक्टर, जो जीन हमने सेपरेट करा है उसको क्या करेंगे? क्लोनिंग वेक्टर में ऐड करेंगे। देन उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल, हमारा जो मेन होस्ट सेल है जिसमें उसकी कॉपीज की नंबर बढ़ेगी उसके अंदर उसको मल्टीप्लाई करवाना। और उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लोन्ड जीन, अब वो जीन हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें उसको पहचानना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एंड द लास्ट स्टेप इज एक्सप्रेशन ऑफ डिजायर्ड जीन की जिस कैरेक्टर के लिए हमने ये सारा प्रोसेस किया था वो कैरेक्टर विजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज cDNA. What is cDNA? It is complementary DNA. कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हमारे पास में कैसे आता है? जब भी टेम्पलेट आरएनए पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के प्रोसेस बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज डीएनए इज फॉर्म्ड, देन इट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। या इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि द रेप्लिका ऑफ डीएनए विच इज प्रोड्यूस्ड ऑन द टेम्पलेट ऑफ आरएनए बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। और ये जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है cDNA, इसको जब हम किसी भी होस्ट सेल में इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास में जो रिजल्टेंट डीएनए होता है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी। वो
किस फॉर्म में स्टोर रहता है? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी। तो इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी को बनाने का प्रोसेस क्या हुआ? सबसे पहला स्टेप जो था वो हमने क्या किया? मैसेंजर आरएनए ऑब्टेन किया किसी भी सेल या टिश्यू से। ये मैसेंजर आरएनए का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना होता है। यहाँ पर इस मैसेंजर आरएनए से सेम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से हमने यहाँ पर क्या बनाया? cDNA। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय ईच मॉलिक्यूल ऑफ मैसेंजर आरएनए विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब ये जो हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए आता है दैट इज क्लोन्ड इनटू द वेक्टर। इसकी हम क्लोनिंग करेंगे, किस में करेंगे? वेक्टर में करेंगे। और फिर उसके बाद में नाउ इट इज एंटर्ड इन द बैक्टीरियल सेल। इसको हम किस में डाल देते हैं? होस्ट सेल में या बैक्टीरियल सेल। उसके बाद यहाँ पर इसका आइडेंटिफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन किया जाता है cDNA का विद द हेल्प ऑफ प्रोब। यहाँ पर प्रोब की हेल्प से इसका क्या किया जाएगा? आइडेंटिफिकेशन। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन किया जाता है इसके लिए हम किसकी मदद लेते हैं? प्रोब। तो व्हाट इज प्रोब? प्रोब जो होता है दे आर द फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए और आरएनए। छोटे छोटे से डीएनए और आरएनए के फ्रैगमेंट्स होते हैं which help to identify the complementary DNA और RNA fragments which are present in the organism। ये ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डीएनए आरएनए है इसके फ्रैगमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इनका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट लेते हैं। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट हम लेंगे डीएनए या आरएनए का, दीज आर नोन एज प्रोब। ये जो प्रोब होते हैं ये बहुत इसेंशियल होते हैं क्योंकि सबसे पहली चीज दे हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड डीएनए। हमारे लिए किस में काम कर रहे हैं? स्पेशलाइज्ड डीएनए जो है उसको आइडेंटिफाई करने में, स्पेशलाइज्ड डीएनए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज दे आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द कंटेमिनेशन इन फूड। अगर कोई क्राइम सीन हो रहा है तो दे आर यूज्ड टू सॉल्व द फैमिली मैटर्स, एस्टैब्लिशिंग फैमिली रिलेशनशिप, क्रॉप ब्रीडिंग। तो ये जो डीएनए या आरएनए के प्रोब्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हमारे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को आइडेंटिफाई करने के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब उसके बाद में क्या होता है? ये जो प्रोब होते हैं ये प्रोब हमें कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की पहचान कराने में हेल्प करेंगे और उसके बाद में इसको होस्ट सेल में इंसर्ट किया जाता है और उसका कंप्लीट जीनोम जो होता है वो एक लाइब्रेरी के फॉर्म में स्टोर रहता है जिसे हम बोलते हैं cDNA लाइब्रेरी। तो ये जो कलेक्शन ऑफ कंप्लीट जीनोम होता है किसी भी क्लोन्ड फ्रैगमेंट का उसे कहते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी। उसे हम क्या कहेंगे? जीनोमिक लाइब्रेरी। पूरा किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो हैप्लॉइड डीएनए सेट होता है, अगर हम उसके किसी भी ऑर्गेनिज्म का हैप्लॉइड डीएनए सेट निकालते हैं तो दैट इज नोन एज जीनोम। उसे हम क्या कहेंगे? जीनोम। और कलेक्शन ऑफ कंप्लीट जीनोम ऑफ क्लोन्ड फ्रैगमेंट, अगर क्लोन्ड फ्रैगमेंट का या जो भी हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला है उसका कंप्लीट जो सेट होता है दैट इज नोन एज जीनोमिक लाइब्रेरी। तो ये जो जीन लाइब्रेरी है ये किससे बनती है? कंप्लीट डीएनए ऑफ द सेल। अब हम देखते हैं ये जीनोमिक लाइब्रेरी कैसे बनेगी। नाउ वी विल सी हाउ दिस जीनोमिक लाइब्रेरी इज फॉर्म्ड। जीनोमिक लाइब्रेरी का मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए का जीनोम। तो अपन उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले जो भी डोनर सेल है जिसका हमको निकालना है दैट इज उसका हम कंप्लीट जीनोम निकालेंगे। कंप्लीट जीनोम ऑफ द डोनर सेल। इस डीएनए इसके जीनोम या डीएनए को हम क्या करेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से कट करेंगे। हमारा जो फर्स्ट स्टेप था जेनेटिक इंजीनियरिंग का, यूज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो इसकी हेल्प से हमने क्या किया? इस जीनोम के छोटे छोटे से फ्रैगमेंट्स कर दिए।
छोटे छोटे पार्ट्स बना दिए, फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। अब इस डीएनए फ्रेगमेंट को हमने वेक्टर डीएनए के साथ लाइगेट कर दिया या जोड़ दिया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेक्टर डीएनए के साथ लाइगेज एंजाइम की हेल्प से इसे हम लाइगेट कर देंगे। लाइगेट करने के बाद हमारा कैसा डीएनए आ जाएगा, सर्कुलर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसलिए क्योंकि वेक्टर डीएनए में अब क्या हो गया, फ्रेगमेंटेड डीएनए ऐड हो गया। अब इसको हम होस्ट सेल में एंटर कराएंगे, तो एंट्री इन बैक्टीरियल सेल। होस्ट के फॉर्म में हमने क्या लिया, यहाँ पर कोई भी बैक्टीरिया सेल ली। यहाँ पर जाने के बाद में इसका पॉलीमराइजेशन किया जाता है, इसकी बहुत सारी कॉपीज प्रोड्यूस की जाती है, उसकी नंबर को इंक्रीज किया जाता है, दैट इज पॉलीमराइजेशन। उसके बाद किसी भी प्रोब की हेल्प से हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ डीएनए प्रोब। प्रोब हम लोग देख चुके हैं क्या होता है, तो उसकी हेल्प से हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर आइडेंटिफाई करने के बाद में हम उसकी क्या बना देंगे, पूरी जीनोमिक लाइब्रेरी। तो इस तरह से कंप्लीट डीएनए का जो जीनोम है उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं लाइब्रेरी के फॉर्म में। किस तरह से करा, हमने सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से उसको स्मॉल फ्रैगमेंट्स में कट किया। देन कट करने के बाद में हमने उसको वेक्टर डीएनए के साथ में लाइगेट कर दिया। लाइगेट करने पर ये कैसा बन गया, सर्कुलर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब हम इसका किसी भी होस्ट सेल में इंट्रोडक्शन करवा देते हैं, ऐड करवा देते हैं, इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। फिर उसके बाद अभी इसकी नंबर छोटी है तो इसकी बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस की जाती है, जो कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के डिफरेंट स्टेप्स में देख चुके हैं कि इट विल मल्टीप्लाई इन द नंबर। अब पॉलीमराइजेशन के बाद में क्या होगा, हमें पहचानना पड़ेगा कि हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो कौन सा है। तो हम लोग जो प्रोब है उसकी हेल्प से, मार्कर जीन की हेल्प से हम उसको आइडेंटिफाई करके और हमारी जीनोमिक लाइब्रेरी को तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस होता है जीनोमिक लाइब्रेरी के फॉर्मेशन का, ये किया जाता है।